मी मराठीत बोललो तर चालेल का? मराठी किती लोकांना कळत नाही. मिक्स तीनों भाषाओं में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश. चूँकि मुझे हिंदी बोलने की प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं. और मेरी भी सर्कस हो जाएगी थोड़ी. भाषा की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और क्या बोलना है उस तरफ भी ध्यान देना होगा. फिर भी मैं कोशिश करता हूँ. शुरू करें. सभी उपस्थित मान्यवर, सभी बुद्धिवादी लोग, जतिन जी, वैसे मैं आज सुनने के लिए आया था कि यहाँ क्या हो रहा है. बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनको सुनना है. मुझे सुधाकर यादव जी को भी सुनना था. पहले पत्रिका मुझे मिली थी तो उनका मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ, उनको मिला भी हूँ, तो उनको सुनने के लिए भी मैं आया था. और सोशल मीडिया पे जो कुछ चलता है, मीडिया पे जो चलता है, उस पर चर्चा सत्र होने वाला है. उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए, लोग क्या कहते हैं वो समझे, इसके लिए मैं आया था. लेकिन वक्त पे मुझे बोलने के लिए बोला गया. मीडिया से ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे बात करूँगा. मीडियाबद्दल तुम्हाला बऱ्यापैकी माहिती आहेच. कुछ सालों से कुछ ऐसी ताकतों ने मीडिया पे कब्जा करने की कोशिश चालू कर दी. एक ही प्रकार की विचारधारा लोगों पे जाए, बाकी विचारधारा ना आए, इसकी कोशिश चालू की गई. और मीडिया को बड़े आसानी से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. त्यापूर्वी आपण काही गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे. आपला उद्देश काय. मला जे अभिप्रेत झाला, मी कालपासून नसल्यामुळे मी तेच अनेकांना विचारत होतो, नेमकं ह्याचा या एकता संमेलनाचा उद्देश आणि काय नेमकं सुरू आहे ते मला माहिती नव्हतं. मला जे काही समजलं, आकलन झालं ते असं आहे की आपण सर्वांना मानवीय एकता आपल्याला समाजामध्ये विकसित करायची आहे. जो एक दूसरे से हम झगड़ते हैं, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, मैं हिंदी की कोशिश करता हूँ. चलेगा, ठीक. चलो ठीक है. इतनी भी मेरी हिंदी बुरी नहीं है कि किसी को भी समझ में ना आया. थोड़ा थोड़ा तो समझ में सबको आ ही जाएगा. और मराठी बोलने वाले को वैसे भी ऐसी हिंदी की आदत होती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सम्मेलन में ये सारी चीज़ों के लिए सम्मेलन है कि हम एकता बनाए रखें. हमारी देश की, हमारे मानवता की, हम सब मानव समूह में एकता बने रहे. हम एक दूसरे से ना लड़े, एक बने रहे. इसके लिए ये सारी चीज़ें हैं. और ये सारी चीज़ों को हमें समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी चाहिए जो कुछ सालों से चालू थी. हम जब मराठा का इतिहास पढ़ते हैं तो एक बात उसमें है, मराठ्यांच्या रासाची कारणे, ऐसा एक धड़ा हमको सोशियोलॉजी में भी पढ़ने को मिला था, हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिला था. मराठा क्यों पीछे रहे, उसमें एक बड़ा कारण ये भी था, सबसे बड़ा कारण ये भी था कि हम लोगों की नए चीज़ों की प्रति अनास्था. नई कोई चीज़ आती है तो वो क्या, अपने को क्या करना है, उसके बारे में क्या बात करनी है, उसको क्या देखना है, उसको समझने की हमें वो वृत्ति नहीं है कि हम उसको समझे, उसको आत्मसात करें. इसलिए जो नए नए वेपन्स अंग्रेजों के पास थे उन्हें हमने नहीं समझा. नए नए जो हथियार उनके पास थे, हथकंडे थे, वो सब हम नहीं समझ पाए. ये भी एक बड़ा कारण था. वही चीज़ हमारे साथ सोशल मीडिया, मोबाइल, इन सारी बातों में भी हुई. हमने उस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया.
सबसे पहले तो मीडिया पे जो कब्जा चालू किया था, उसके साथ साथ एक बात देखिए, इतने बड़े बड़े यहाँ धुरंधर थे, लेकिन किसी की वेबसाइट भी नहीं बनी थी। तब बीजेपी की वेबसाइट यहाँ बन चुकी थी। जो लोग कंप्यूटर के खिलाफ थे, बैलबंडी का मोर्चा जिन्होंने निकाला था कंप्यूटर के खिलाफ, संसद पे मोर्चा लेके गए थे, उनकी वेबसाइट 1995 में ही बन चुकी थी। 2004 से उनका आईटी सेल चालू हो गया था। उनका आईटी सेल चालू हो गया, उन्होंने आईटी सेल का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, इंटरनेट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, अच्छे इन द सेंस बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। अच्छा इस्तेमाल वो नहीं था, लेकिन प्रभावी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लोगों पे प्रभाव डालने के लिए उसका इस्तेमाल करना चालू किया। और धीरे धीरे लोगों में हिंदू मुस्लिम ऐसे भेद डालने की कोशिश की गई, और भी बहुत सारी चीजें करनी चालू की। उनको पता था कांग्रेस अपना बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। वो कैसे पप्पू है ये दिखाने के लिए, यानी मेरे दोस्तों से मेरी जब बातें चलती रहती है, मेरे एक दोस्त एक माजी मंत्री है, वो माजी मंत्री है, उन्होंने कहा, एक बार हम साथ में बैठे थे, उन्होंने कहा कि बोले वो जो प्राइम मिनिस्टर है ना, राहुल गांधी में कुछ भी दम नहीं है। राहुल गांधी क्या चीज है, बोले प्राइम मिनिस्टर कैसा ऐसा जोरदार होना चाहिए, डैशिंग होना चाहिए। मैं बोला ये कैसे आपने मान लिया कि राहुल गांधी डैशिंग? नहीं लगता ही नहीं है, बोले वो राहुल गांधी डैशिंग नहीं है। तब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की बात चल रही थी, मैंने उन्हें एक सवाल किया कि डैशिंग यानी क्या, डैशिंग यानी क्या, आप किससे डैशिंग बोलते हो? 2.5 साल 3 साल हो रहे हैं अभी प्राइम मिनिस्टर बने मोदी को, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, किसी रिपोर्टर को उन्होंने फेस नहीं किया, जबकि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में राहुल गांधी बार बार इधर उधर घूम रहे हैं और ओपन, अभी मैंने कल ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और वो सबके सवालों के जवाब दे रहे हैं, इतने हिम्मत से सबको सामने जाते हैं। ये आपको डैशिंग नहीं लगता है? वो सोच में डूब गए, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था। ये सोशल मीडिया और इस पे जो हम लोग हिटलर और सारी चीजों की बात करते हैं, गोबल्स नीति की बात करते हैं, ये गोबल्स नीति किस तरीके से ऑपरेट हुई ये देखिए। सोशल मीडिया में ये बार बार ऑपरेट करके लोगों को, नए पीढ़ी को, सोशल मीडिया में ज्यादातर नई पीढ़ी ऑपरेट करती है। हम लोग उसमें ज्यादा जाते नहीं है बड़े लोग, लेकिन बच्चे लोग ज्यादा उसको देखते रहते हैं। उनमें बार बार ये दिखाया गया कि मोदी जी कितने कॉन्फिडेंट और जोरदार डैशिंग नेता है, जबकि राहुल गांधी तो पप्पू है। ये ठीक है, हमें कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पॉलिटिकल भाषण देने में यहाँ खड़ा नहीं हूं। मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं हूं, बीजेपी की तरफ से नहीं हूं, खिलाफ भी नहीं हूं किसी के। मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि ये इस चीजों का कैसा इस्तेमाल किया गया, और इसका इस्तेमाल इतना बड़ा होते गया, इतना बड़ा होते गया कि सभी पर इसका असर होते गया, और उसका परिणाम अपने को पूरे आगे देखने को मिला। ये होते होते कुछ दंगे कराने चालू हो गए। किसी चीज को कैसे सुलझाना चाहिए, हम इससे हमें सीखना पड़ेगा कि हम इसको फेस कैसे करें। हमें ये देखना है कि इसकी चुनौती क्या है और उसको हमें फेस कैसा करना है, उसके आगे कैसे जाना है। ये करते करते दलितों पे गोरक्षा के नाम से एक उन्माद फैलाया गया। गुजरात में कुछ दलितों को मारा गया, उनको गाड़ी से बांध दिया गया, और गाड़ी से बांधकर उनको मारते मारते ले गए, और उसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पे डाला गया, और बोला गया कि देखो जो गोरक्षा नहीं करेगा उसे इसी तरीके से हम मार देंगे। एक दहशत उस बहाने बिठाई गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें हम इसका क्या करें, इसका फेस कैसे करें, इसका मुकाबला कैसे करें, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तब जिग्नेश मेवानी ने एक काम किया, उसने सारी गैया जो मर चुकी थी सबको बोला कि जो मरी हुई गैया है उसकी खाल मत निकालो, उसका कुछ भी मत करो, उसे उठा के कलेक्टर ऑफिस के सामने डाल दो। सारे लोगों ने वो कलेक्टर ऑफिस के सामने डालना शुरू कर दिया। सब प्रशासन हिल गया, अभी करे क्या, उसकी दुर्गंधी फैल गई। जो सोफिस्टिकेटेड सारे
एम्प्लॉइज थे कलेक्टर ऑफिस में, सारे वो दुर्गंध से परेशान हो गए। कलेक्टर ऑफिस के सामने ये गैया मरी हुई पड़ी है, अब इसका करना क्या है? जिस समाज को ये सब इसका करना था उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, आपको क्या करना है करिए। इस तरीके से उन्होंने इस चीज का मुकाबला किया और उसके बाद में वो दलितों से हटा के मुसलमान की तरफ वो बढ़ाया गया और मुसलमान हिंदू इस तरीके से अलग अलग तरीके से उस पे लोगों तक ये भेद कैसा पहुंचे, उसमें दुश्मनी कैसी हो, ये बढ़ाते गए। ये सारी चीजें चलती गई। अब मैं जब बीजेपी ने ये किया है ऐसा बोलता हूँ, बीजेपी आईटी सेल ने ये किया ऐसा बोलता हूँ, इसका मतलब सारे बीजेपी के लोगों को ये पसंद था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें ये ठीक नहीं लग रहा था, ये कुछ गड़बड़ हो रही है ऐसा लग रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा लग रहा था। और उसमें एक आदमी ऐसा भी है जिन्होंने 2004 साल में ये आईटी सेल का प्रारंभ किया, वो है प्रद्युत बोरा। प्रद्युत बोरा ने ये आईटी सेल बीजेपी का बनाया ताकि हम लोग प्रचार कर सके हमारे पक्ष का। उन्हें ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने पिछले साल मार्च महीने में अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने रेजिग्नेशन में ये बात भी कही कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, इसके लिए ये मैंने नहीं चालू किया था और ये पार्टी वो नहीं है जिसको मैंने ज्वाइन किया था, ये कट्टर था और ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। और इस तरीके से धीरे धीरे ये सारी चीजें होती गई। मीडिया के कब्जे के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। बहुत से लोगों को मीडिया के बाहर फेंका गया और सारी चीजें आपको खुलेआम पता है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चलते रहा, उनका ये जो सारी चीजें चलते रही, ये सिर्फ ये फैलाने के पीछे जो उन्होंने कुछ झूठ का भी सहारा लिया, बहुत सी झूठी बातें फैलाते गए, बहुत सी झूठी बातें। जैसे रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या भी इन्होंने पता कर ली, रोहिंग्या मुसलमान कितने हैं और वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, किस तरीके से हमको बर्बाद करने वाले हैं, इसके पीछे पाकिस्तान बांग्लादेश का कैसा हाथ है, म्यांमार में क्या हो रहा है, वो ये बार बार बातें आती रही। मैं आज सुबह ही मेरे मोबाइल पे एक मेरे दोस्तों का ग्रुप देख रहा था, उसमें मेरे एक दोस्त ने एक पोस्ट डाली थी, एक रोहिंग्या कह रहा है कि देखो हम कैसे इधर उधर फैल गए हैं, ये अगर कांग्रेस इस बार नहीं आती है तो देखो हम इंडिया को कैसे तहस नहस कर देंगे। ये एक रोहिंग्या कह रहा है, ये पोस्ट उसने डाली। ये पोस्ट सही है या गलत है इसमें लोग जाते नहीं है। ठीक है, हम लोग बुद्धिवादी है, हम बहुत सी सोचते हैं, हम मानवीय एकता की बात करते हैं, बहुत सा लिटरेचर पढ़ते हैं, गांधी को पढ़ते हैं, जयप्रकाश नारायण को पढ़ते हैं, बाकी सारे लोगों को पढ़ते हैं, भगत सिंह को भी पढ़ते हैं, तो हमें कुछ बहुत सी बातें पता होती है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन्हें ये कुछ बातें पता होती नहीं है, उन्हें ये सब सच लगता है और वो उसमें बहते जाते हैं, वो उसमें चले जाते हैं। अब इसमें सवाल ये है हम इसका मुकाबला कैसा करें। अब ये कोई पोस्ट आती है सही है या गलत है हमें पता नहीं होती है। जैसे एक पोस्ट आई थी, वो पोस्ट में था भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे जो को तनाव चल रहा है, दहशतवादी उधर से आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भारत सरकार ने वहां पूरे फ्लड लाइट लगा दिए, पूरी लाइटिंग कर दी है। और वो लाइटिंग इतनी जबरदस्त लाइटिंग है कि कोई भी वहां से अगर टेररिस्ट आता है तो वो तुरंत दिख जाएगा। इस तरीके की पोस्ट सोशल मीडिया में गई और ये खाली सोशल मीडिया में नहीं गई, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उसका प्रिंट हुआ, वो फोटो भी प्रिंट हुआ और उसके साथ में ये लिखा गया था कि ऐसी फ्लड लाइट वहां पे बन चुकी है, बाकी कुछ काम बाकी है, वो भी चल रहा है। अब हम ये लोग, हमारी क्षमता नहीं है कि हम ये जांच सके। हम कैसा जांचेंगे इसको कि सही में हुई है नहीं है, वहां जाके देखेंगे, क्या करेंगे। हमारे पास ये 2011 से इन्होंने ये जो कुछ फैलाना चालू किया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक नया सिलेबस बनाया, ये सारा सिलेबस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चलता रहा। इसको जांचने का कोई तरीका हमारे पास नहीं था, लेकिन 2016 के बाद धीरे धीरे एक एक कुछ ऐसी संस्थाएं बनती गई जो ये जांचने के लिए आगे आती गई। जैसे मीडिया विजिल नाम की एक वेबसाइट बनी, सेम होक्स नाम की बनी, अभी वायर बहुत फेमस हो रहा है, द वायर नाम से, विनोद दुआ भी उसमें जो है,
अल्ट न्यूज है, ये सारे लोग धीरे धीरे ऐसी वेबसाइट डेवलप होती गई जो ये ढूंढने लगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है। ये फेक न्यूज जो है, लोगों को फेक न्यूज फैलाने का जो चल रहा है, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, दुनिया भर में चल रहा है। सब लोग इससे परेशान है। गूगल ने 6000 इंजीनियर की, गूगल फेसबुक ने 6000 इंजीनियर की फौज बनाई है। जो 6000 बोल रहे थे अभी 3000 बोल रहे हैं, सही में क्या है पता नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी टीम बनाई है जो ये फेक न्यूज जांच सके। जो अमेरिका में इनकी वेबसाइट चलती है, फेसबुक यूट्यूब की, वहां पे नीचे एक टैब दिया हुआ है, अगर आपको लगता है ये गलत हो सकता है तो वहां टैब पे क्लिक करके बोल सकते हो कि मुझे इस पे डाउट है। अगर ये डाउट्स एक बड़े अमाउंट में आया तो वो उनकी जांच करेंगे। इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, जब तक ये इंडिया में आता नहीं, हमको ये अभी और फेस करना है। ये सारी वेबसाइट में अल्ट न्यूज नाम की जो वेबसाइट है, आप सब उसको बिल्कुल पक्के से सब्सक्राइब करें, उनकी न्यूज देखते रहे। वो हमेशा ये बातें कौन सी सच है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं करती है। जो भी वेबसाइट डालते हैं, जैसे बीच में दिग्विजय सिंह ने डाला था, केरल के वहां की फोटो थी, जो एम्बुलेंस खड़ी थी, वो एमपी की बता के इलेक्शन में उन्होंने फिर पोस्ट की थी कि वो कैसे देखो ये यूपी की बता के, यूपी में ये नहीं कर रहे, एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस वाले भी कुछ करते हैं, लेकिन वो निग्लिजिबल है, ये 1% से भी कम होगा। ज्यादातर बीजेपी आईटी की तरफ से ही ये चलता है। अब ये फेक न्यूज की बात है, ये सिर्फ फेक न्यूज यानी एक झूठ है, इतने तक सीमित होता तो मैं ये बात आपको कहता ही नहीं। ये सिर्फ इतने तक हिम्मत नहीं है, ये लोगों में कट्टरता फैलाने के लिए, ये एकता तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमारे लिए ये चिंता का विषय है। हमें इसको फेस करना पड़ेगा। इसके लिए लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि ये कैसा झूठ चलता है, और जो लोग इस झूठ को उजागर करते हैं, इसके पीछे का सच सामने लाते हैं, वो सच लोगों तक तो पहुंचाना पड़ेगा सोशल मीडिया के माध्यम से। मीडिया का जो लोग मीडिया में है, मीडिया में कुछ कर रहे हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन जो मीडिया में नहीं हम कुछ कर सकते, तो सोशल मीडिया तो हमारे सबके हाथ पे है, हम तो कर सकते हैं। हमें ये सीखना पड़ेगा और हमें ये करना पड़ेगा, हम लोगों तक ये पहुंचाना पड़ेगा इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, और इसका इस्तेमाल हमारी जो फिलॉसफी है, एकता की फिलॉसफी है, लोगों में एकता बनाए रखने के लिए हमें जो जो चीजें लगती है करनी चाहिए, उसके लिए इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में जाना पड़ेगा, ये लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और आखिरी की एक छोटी सी बात कह के मैं रुकूंगा। ये सब करते हुए एक सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, जो हम बहुत बार मुझे खटकता है, हम लोग करते नहीं है। हम बुद्धिवादी लोग होते हैं, हम प्रबोधन करते हैं लोगों का। ये करते वक्त कुछ लोग पुरोगामी की बात करते हैं, रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, कुछ लोग कम रखते हैं, कुछ लोग ज्यादा रखते हैं। हम बहुत ज्यादा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, इन्होंने ये ठीक नहीं किया। जैसे अभी श्रीपाद जोशी के बारे में मराठी साहित्य सम्मेलन में जो हुआ, उनके बारे में हुआ, बहुत बार ऐसे कुछ होते रहता है। इसमें हम जो क्रिटिसाइज करते हैं, ये क्रिटिसिज्म हमें कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा हो सके तो। हमें अगर किसी की बात कुछ अच्छी नहीं लगती है तो आपस में बात करके अच्छे से सुलझा सकेंगे, लेकिन पब्लिकली हम जब क्रिटिसाइज करते हैं तो वो डिमोरलाइज हो जाता है। एक आधा आदमी छोटी बात रखता है, हमें लगता है इतनी सी बात क्यों कही, इसने इतनी बड़ी बात कहनी चाहिए थी, इसने अटैक क्यों नहीं किया, इसने इतना अटैक क्यों किया, इतना बड़ा अटैक करना चाहिए था। जैसे संजय आवटे पत्रकार है साम टीवी में, उन्होंने कुछ बातें कही, आवाज महाराष्ट्राचा ऐसा उनका चैनल का एक प्रोग्राम चलता था, उन्होंने वो प्रोग्राम में कुछ बातें रखते थे। मैं उनके साथ एक ग्रुप में हूँ व्हाट्सएप के, हमारे सारे पुरोगामी लोग, उन पे भी अटैक करते थे। उन्होंने इतना क्यों नहीं लिखा, इतना क्यों नहीं बोला, इतना ही क्यों बोला। ये बातें बहुत गलत है। आखिर संजय आवटे को वहां से जाना पड़ा, अभी वो दिव्य मराठी में काम करते हैं। वो वहां रहकर जितना कर सकते हैं उसकी हमें सराहना करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उनको बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ना कि ये करे कि वो कैसा, ये कट्टरता के खिलाफ क्यों काम नहीं कर रहे हैं, एकता के लिए इतना क्यों नहीं बोल रहे हैं।
ये इसके बजाय हम लोग सब मिलजुल के एक कॉमन प्रोग्राम बना के एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में विविधता में एकता, ये जो स्लोगन है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। हम सब एक होंगे, लेकिन एक होते होते हुए भी हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम विविध है। हम लोगों में अनेक लोग विविध हो सकते हैं। हम लाइक माइंडेड का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग सब एक ही तरीके से सोचे। अगर हम एक ही तरीके से सोचेंगे तो हम मानव नहीं रहेंगे, हम रोबो बन जाएंगे। इसलिए अलग अलग सोच रहेगी, लेकिन हम साथ सब मिलके एक मानव एकता के लिए लड़ते रहेंगे। यही आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।